नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। इसमें एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस सीरीज में आपका कितना सही होता है अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा। बीपीएससी आपको पता है कोई सिलेबस नहीं देता है, तो कहीं से भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो इसके अनुसार आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना जो है ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप देख सके समझ सके कि कैसे प्रश्न पूछता है। चाहे वो 6 to 8 का प्रश्न हो या 9 to 10 का हो या 11 to 12 का हो, सभी का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ देता है। आप जैसा कि प्रैक्टिस सेट में और प्रीवियस सेट में देख रहे हैं। तो आज उसी का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा प्रीवियस ईयर का सेट है। तो आप देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 जूनियर टीजीटी। जूनियर टीजीटी मेरा मतलब हो गया है 6 to 8, यानी बीपीएससी 2.0 में जो 6 to 8 हिंदी विषय के जो प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। यानी 6 to 8 में 2.0 में जो 80 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के, उसी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप बीपीएससी टी 4.0 टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं देता है तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप आकलन कर सकें कि कैसे आपको तैयारी करना है। तो 6 to 8 के हिंदी विषय के प्रश्नों को 2.0 में जो पूछा गया था वही प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप कोई भी स्टेट का पीजीटी या टीजीटी या ईएमआरएस के भी इसका तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट 25 और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो देखिए मेरा यहाँ नंबर दिया हुआ है 72 61 81 53 07। इस पे 249 रुपया किसी भी नंबर से किसी भी माध्यम से आप जो है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इस पे पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। और स्टेट के लिए 199 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों, आप लोग इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मेरा नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट रखते हैं तो अलग से हिंदी के लिए कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो है आपको 10 प्रश्न का जो सेट करवाया जाता है, टेलीग्राम पे भेजा जाता है, आप उसको बनाते हैं। ये बहुत अच्छा साबित होता है, ताकि पता चलता है कि कैसे आप लोग कहाँ पे गलती करते हैं, किस तरह के प्रश्नों को आप गलत करते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो 22 नंबर का क्वालिफाई पेपर है उसका भी हम जो है लगभग 50 प्रैक्टिस सेट और टॉपिक बाय उसका भी अध्ययन करवाएंगे, लेक्चर करेंगे, ताकि जो क्वालिफाई पेपर का टेंशन है कोई भी विषय का, आप अगर हैं दोस्त तो उनको बोलिएगा, तो आप उसके समस्या को सोल्व कर दीजिएगा। यानी 22 प्रश्न जो हिंदी रहता है उसमें 18-20 आराम से आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेट हम जब करवा देंगे तब। तो इन सारी चीज़ों को जो है इम्प्लाई करेंगे अपने चैनल पे, और आगे जो है संभव रहा तो डिजिटल बोर्ड का भी जो है आप लोगों के सहयोग से व्यवस्था हो जाएगी, तो आगे किया जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न है 1 से 10 तक। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्र में जो है अंकित कीजिए। अब जो है सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका हम लोग हल करेंगे। तो देखते हैं, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में
हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे। इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की ज़रूरत होगी। महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश है, बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। अब देखिए, हम लोग गद्यांश को पढ़े हैं। अब इससे संबंधित जो है आप प्रश्न देखिए। अगर ये सब का PDF पाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट में समाहित रहेगा। जो BPSC का जो 30 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उसमें, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस सेट जो है उसके लिए 99 रुपये पेमेंट करके आप ये सब PDF पा सकते हैं प्रैक्टिस सेट। क्योंकि BPSC का कोई सिलेबस नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप बनाइएगा उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? आपको बताना है। इसका आंसर 5 विकल्प रहते हैं, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए, गद्यांश में चर्चा किया जा चुका है कि पूरा विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विकल्प ग सही हो जाएगा। गद्यांश में आपको गद्यांश के अनुसार ही जवाब देना होता है, तो गद्यांश के अनुसार ही आप जवाब दीजिएगा। परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो उसका परिदृश्य जो है ज्ञान है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? तो बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। देखिए, गद्यांश का जो भी प्रश्न है गद्यांश के अनुसार ही आपको जवाब देना होता है, चाहे वो सही बोले या गलत बोले। मशीनें किसके एवज में काम करने लगेगी? मशीनें जो है किसके एवज में काम करने लगेगी? तो अकुशल कामगार के एवज में काम करने लगेगी। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो डेटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में और गणित में, तीनों में। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें नए रास्ते जो है खोजने होंगे। किसके लिए? हमें नए रास्ते खोजने होंगे। किसके लिए? तो ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि के लिए खोजने होंगे। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो प्रश्न है BPSC टीचर एग्जाम जो 2.0 हुआ था उसी में 6 to 8 में ये जो है पूछा गया था। नए कुशल कामगारों की ज़रूरत किन क्षेत्रों में है? नए कुशल कामगारों की ज़रूरत किन क्षेत्रों में है आपको बतानी है। तो देखिए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, जलवायु विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब सारे चीज़ों में है। विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। महामारी रोकने के लिए आवश्यक है। महामारी रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो संक्रमण रोग प्रबंधन व टीकों को विकास, जिसका चर्चा गद्यांश में किया गया था। तो विकल्प जो है ख सही होगा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है आपको बतानी है। तो ये जो है विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश का ये 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। कौन है? तो भारत 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बनने की ओर अग्रसर है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला गद्यांश है जिसमें 11वां से 15वां प्रश्न पूछा गया है। तो गद्यांश को हम लोग देखते हैं। बंकिम चटर्जी द्वारा संचालित बंग दर्शन मासिक पत्रिका उनके देहांत के पश्चात बंद हो गया था।
जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया। यह साहित्य सामाजिक प्रगति का एक तो साधन था ही, पर रवि बाबू उसके माध्यम से राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज़ उठाया करते थे। जब दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या गोरों ने की, तब रवि बाबू ने गोरों के इस घृणित कार्य को रोकने यानी विरोध करने के लिए कई लेख बंग दर्शन में लिखे थे। इस मासिक पत्रिका में टैगोर की कई साहित्यिक कृतियां प्रकाशित हुई थी। उनकी समस्त साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च हो और मनुष्य निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज के उपयोगी सदस्य बने। उनकी जनगण मन अधिनायक कविता तो देश प्रेम की सच्ची अनुभूति का भंडार होने के कारण राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर ली गई है। तो ये जो है गद्यांश था। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो 11वां प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति उद्देश्य था। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? तो गोरों का विरोध जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, उसी समय ये विरोध किया था। जन गण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण है। क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका पुनः प्रकाशन किया। कब किया इसका पुनः प्रकाशन? इसका जो पुनः प्रकाशन है सन 1901 में किया। दक्षिण अफ्रीका में हत्या होने पर निधन पर बंद हो जाने पर ये तीनों सही हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आपको जो है 5 विकल्प में विकल्प घ और ङ जो है बहुत डिस्टर्ब करता है, इससे आपको बच करके जवाब देना है, क्योंकि ये प्रश्न का जो विकल्प है बहुत उलझाने वाला रहता है। तो इससे समझ करके अच्छे से जवाब देना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है, तो इसको क्या है? मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज को उपयोगी सदस्य बने। आप देख रहे हैं विकल्प ग सही हो जाएगा। इसी का चर्चा ऊपर में गद्यांश में किया गया था। अगला है 16 से 20 तक जो है वो गद्यांश है, उसका आप लोग जवाब दीजिए। तो जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया उसे मत भूलना। किसी भी काम को करते हुए सवित्री माता की उपासना से विमुख न होना। अब ये गद्यांश है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपको ज़्यादा पूछा जा रहा है, चाहे स्टेट हो बीपीएससी हो, तो आपको गद्यांश से संबंधित जो भी प्रश्न बनाने हैं अच्छे से पढ़ करके समझ लेनी है, उसके बाद अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। किस मिट्टी से देह बनी है, आपको बताना है किस मिट्टी से देह बनी है। तो भारत माँ की मिट्टी से। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है? तो किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है? तो गंगा का जल। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। किसकी कोख से जन्म लेने की बात की गई है? किसकी कोख से जन्म लेने की बात की गई है? तो सरस्वती की कोख से। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? तो किसी भी काम करते हुए जो सवित्री माता है उसकी उपासना की बात की गई है, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। 20वां है, लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? इस जो गद्यांश में है लेखक ने किसकी गौरव की बात की है? तो भारत माता के गौरव की बात की है। विकल्प जो क है सही हो जाएगा। तो ये जो है गद्यांश से 20 प्रश्न थे। 3 गद्यांश था, आप लोगों ने देखा। अब जो है व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यानी 21वां प्रश्न, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम के भेद हैं 6 भेद होते हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अगर आप सर्वनाम वाले चैप्टर में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो सर्वनाम का जो टॉपिक पढ़ाया हो वहाँ आप देख सकते हैं। अगला जो है, सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? सर्वनाम का जो रूपांतर है किस दृष्टि से होता है? तो लिंग वचन कारक ये भी नहीं, पुरुष वचन लिंग इसे भी नहीं,
वचन लिंग संज्ञा इसका निर्धारण कुछ भी से नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है आपको बताना है। तो गुण, संख्या और परिणाम विशेषण के भेद का आधार है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, क्योंकि गुण के आधार पे, संख्या के आधार पे और परिणाम के आधार पे होता है। हिंदी में कारक के कितने प्रकार के होते हैं, यानी हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं आपको बताना है। तो 8 प्रकार के होते हैं कारक, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। को के लिए किस कारक का चिन्ह है? को के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ये जो है संप्रदान का है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आंसर बताया जा रहा है वो बीपीएससी जो आंसर माना है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि आंसर गलत है लेकिन बीपीएससी मान देता है, तो आपको उसमें ध्यान देकर देखना होगा। अगर वैसा रहेगा तो आपको किताब वाला है फॉलो करना है, लेकिन बीपीएससी जो माना है वही आंसर को हम जो है यहाँ पे टिक कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं उस शब्द रूप को आपको बताना है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या पूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कार्य कहा जाता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे घुमाकर प्रश्न पूछा गया था, तो उसी के अनुसार आपको भी देखना है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? यह जो है किस काल का उदाहरण है? तो भविष्यत काल का है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा, क्योंकि भविष्य की बात की गई है। जब दो शब्द समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है वो बहुव्रीहि समास कहा जाता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आप समास वाले चैप्टर में इसे पढ़िएगा तो आपको डिटेल में पूरा पता चलेगा। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें बताना है कि गुण संधि कौन है। तो महोत्सव जो है गुण संधि है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ आ के बाद ए ऐ हो तो ऐ और आ के बाद ओ हो तो औ होगा। यह परिवर्तन किस संधि में होता है? यानी अ और आ के बाद ए या ऐ हो, और ऐ और आ के बाद हो ओ हो। तो इसमें कौन सा शब्द जो है संधि होगा आपको बताना है। तो इसमें जो संधि होगा वो वृद्धि संधि होगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। आप संधि वाले चैप्टर में जाकर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण, उपयुक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? उपयुक्त शब्द जो है उसका शुद्ध रूप क्या है? तो सौजन्यता नहीं, सौजन्य हो जाएगा। उज्ज्वल इस तरीका से, भ्रातृगण हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। ये जो है सही है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये प्रश्न इस तरीका से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है आपको बताने हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, विकल्प ग जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। कौन जो है सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो रजनीचर जो है सर्प का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प जो का है सही हो जाएगा। रजनीतर यानी रात को चलने वाला, तो ये सर्प का विकल्प नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का रिंग क्या है? तुम्हारी जेब खाली है, जेब का रिंग क्या है? तो जेब स्त्री रिंग होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? तो ये जो है अकर्मक क्रिया होगा। विकल्प जो है ग सही हो जाएगा। ये अकर्मक क्रिया है। क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो? तो कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। विकल्प जो क है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आकर्षण का जो है विकर्षण हो जाएगा। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो अध्यतन, अध्यंत, अध्योपांत तीनों है। विकल्प घ सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो है आदि से अंत तक के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, यानी पढ़ने में एक जैसा लेकिन अर्थ भिन्न हो। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन जो है व्याकरणाचार्य नहीं है? इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है आपको बताना है। तो इनमें जो है पाणिनि भी व्याकरणाचार्य हैं, पतंजलि भी है, लेकिन रामविलास शर्मा इतिहासकार आलोचक हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है आपको बताना है। तो दो वर्णों के मेल से संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। विकल्प जो क है सही हो जाएगा। बाकी दोनों जो है गलत है। नि विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? नि विभक्ति जो है किस कारक का चिन्ह है आपको बताना है। तो होता है कर्ता में, यानी कर्ता कारक है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है आपको बनाना है। उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग है आप लोगों को पता है उत हो जाएगा। विकल्प ख उत जो वास उच्छ्वास हो जाएगा। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि समय हम लोग मेरे पास बहुत कम रहता है और चीज़ें को देखना होता है। किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं। किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसको जो है उद्देश्य कहते हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? विशेषण के अंत में अगर संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय का जो योग होता है उससे कौन सा जो है संज्ञा बनती है? तो उससे जो संज्ञा बनती है वो भाववाचक संज्ञा बनती है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। दो अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है उसे कहा जाता है। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है संधि कहा जाता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो कहा जाता है तद्भव शब्द कहा जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तत्सम जो शब्द है वो डायरेक्ट संस्कृत से आए हैं और वर्ण संकर जो है वो मेरा जुड़ा रूप है। विदेशी लैंग्वेज और भारत जो है वो मिल जाता है। देशज विदेशज मिल करके जो शब्द बनता है उसे जो है संकर शब्द कहा जाता है। कर्मधारय समास का उदाहरण है कौन सा? जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है तो परमेश्वर जो है परम जो ईश्वर परमेश्वर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य के जो है कितने भेद होते हैं? तो इसके जो है ख है, यानी विकल्प 8 बड़ा सही हो जाएगा क्योंकि 8 भेद होते हैं कर अर्थ के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान हो उसे कहते हैं
जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान हो उसे कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो संयुक्त वाक्य कहा जाता है। विकल्प ग सही है। विराम चिन्ह को कहते हैं। ये जो विराम चिन्ह है उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इधर इसे जो कहा जाता है वो अर्ध विराम कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। तो चिन्ह भी आपको पढ़ना है, देख लेना है। देखिए, आपको सिलेबस नहीं दिया गया है तो व्याकरण के सारे टॉपिक का आपको देखना होगा और साथ ही साथ आपको काव्य शास्त्र के भी टॉपिक को देखना होगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे को अगर देख लीजिएगा और बाकी हिंदी साहित्य तो देखना ही होगा। इन सारे को देखने से आपका जो है लगभग तैयारी हो जाता है। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय क्या है आपको बताना है। ये मुहावरे है। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अयोग से कुछ बात कहना। विकल्प ग सही हो जाएगा। बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा जो है प्रयुक्त होगा? बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा आपको बताने हैं। तो इसमें जो प्रयुक्त होगा यानी गले मुर्दे उखाना, बीती बातों को याद दिलाना। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं। क्या बनते हैं? तो वर्ण और अर्थ के मेल से जो है शब्द बनते हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। य र र व किस तरह की ध्वनियाँ हैं? ये जो है किस तरह की ध्वनियाँ हैं आपको बताने हैं। तो ये जो ध्वनियाँ अंतस्थ ध्वनि हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, घोष, ये सारे जो है वर्ण वाले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। वर्ण और ध्वनि जो है उसमें ये सारे चीज़ पढ़ाया गया है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है। कौन सा जो है नासिक व्यंजन नहीं है? तो आप सभी अगर थोड़ा सा देखे होंगे तो आप सभी को पता चल रहा होगा। यह जो है अंतस व्यंजन है, नासिक नहीं है। विकल्प क सही हो जाएगा। यानी जो पंचमा अक्षर होता है वर्णमाला के उसमें जो है नासिक व्यंजन होता है, बाकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है आपको बताना है। तो इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इस काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये किस जो है अलंकार का उदाहरण है आपको बताने हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार आया है, वर्ण की आवृत्ति हुई है। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघु और गुरु किसके अंग हैं? यानी रघु और गुरु जो है किसके लिए यानी किसमें जो है प्रयोग किया जाता है? तो रघु गुरु जो है छंद में प्रयोग किया जाता है, मात्रा में। विकल्प ग जो है छंद जब टॉपिक पढ़िएगा तो उसमें मात्रा में जो है रघु और गुरु को जो है प्रयोग किया जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छंद के कितने प्रमुख भेद हैं आपको बताने हैं कि छंद के प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं। तो छंद के जो प्रमुख रूप से भेद होते हैं आप सभी को छंद चैप्टर में बताया गया है कि प्रमुख रूप से जो है 3 भेद होते हैं, लेकिन बीपीएससी 2 माना है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। लेकिन छंद के जो है 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 होते हैं। अगर प्रमुख रहेगा तो 2 दीजिएगा और कितने भेद रहेगा तो 3 रहेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे विभाषा या उपभाषा कहा जाता है। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और प्रतिनियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? यानी इन चीज़ों में जो है किसका उपयोग होता है आपको बताने हैं। तो इसमें जो उपयोग होता है अधिसूचना का उपयोग होता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्तता, स्पष्टता और कर्मबद्धता किसके गुण हैं? ये जो है किसके गुण हैं? तो ये जो है संक्षेपण के गुण हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है?
तो आप सभी को पता होगा किंग कर्तव्य विमूढ़, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं? इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं आपको बताना है। तो देखिए चरपट नरपति नार तो नहीं है, लेकिन अर्जुन नागार्जुन है, ये दोनों हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके कार्यक्रम के साथ जो है सुमेलित करना है। तो देखिए केशव दास जो हैं रीतिकार के हैं, चंद्रबल राय आदिकार के हैं, बद्रेंद्र नारायण चौधरी प्रेमग्रंथ जो है आधुनिक के हैं, नाभादास भक्ति का कार के हैं। तो अगर आप मिलान कीजिएगा तो समझ में आ रहा है ग सही हो जाएगा, विकल्प ग सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 68वां प्रश्न है। तो देखिए यशोधरा जो है एक चंपू काव्य है, और रश्मि रथी जो है एक खंड काव्य है, बिहारी सत्संगी जो है एक मुक्तक काव्य है, और रामचरितमानस महाकाव्य है। अगर मिलान कीजिएगा तो विकल्प जो क है सही हो जाएगा। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीका से मिलान करने वाले आपको प्रश्न देते हैं। तो साहित्य जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसके प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिए उपन्यास को उसके रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो निर्मला प्रेमचंद्र का है, त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, कंकार जो है जयशंकर प्रसाद है, गिरती दीवारें उपेन्द्रनाथ अस्क का है। तो आप लोग देख लीजिए इसका क्या सही है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया है, यानी उसे आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो उसे जो है गद्य काल कहा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? इनमें से कौन जो है पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए साहित्य इतिहास ग्रंथ है और उसके रचनाकार हैं, आपको सुमेलित करना है। तो शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर का है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है वो गिरियर्सन का है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल का है, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु का है। अगर आप मिलान कीजिएगा तो आपका विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए समास दिया हुआ है और उसके उदाहरण हैं, दोनों को मिलान करना है कि कौन सा जो है किसका उदाहरण है। तो यथाशक्ति देखिए अवयवी भाव है, आप देख रहे हैं ये जो है अवयवी भाव है। तत्पुरुष जो है देशभक्ति है। बहुव्रीहि समास जो है आप लोग देख पा रहे हैं पीताम्बर है। द्वंद्व जो है हाथापाई है। अगर आप मिलान कीजिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा विकल्प ग सही है। तो इस तरीका से जो है मिलान करने वाले भी प्रश्न रहते हैं जो कि यहाँ दिया गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। यहाँ देखिए अंग्रेजी परिभाषिक शब्द है और उसका हिंदी रूपांतरण है, दोनों को जो है मिलान करना है कौन सा सही होगा। तो अकॉर्डिंग यानी तदनुसार, अकॉर्डिंग मतलब तदनुसार होगा। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग का तदनुसार, सेंसस का जो है सही हो जाएगा जनगणना, बेसिक पे यानी मूल वेतन, एडजस्टमेंट माने समायोजन। अगर मिलान कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा कि विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जो कोक्तियाँ दिया है और उसको जो है मिलाने दिया। हाथ कंगन को अरसे क्या? तो हाथ कंगन को अरसे क्या यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसका जो है क्या होगा? आप मिलान कीजिएगा तो समझ में आ रहा होगा कि कथने और करने में अंतर। सब धन 22 पसेरी यानी विकल्प 3 हो जाएगा। यानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान होती है। होनहार बिरबान के होते चिकने पात, पूत के पाँव तो फाड़ने में ही दिख जाते हैं। अगर आप मिलान कीजिएगा तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है अंतिम प्रश्नों की ओर पहुँच रहे हैं। देखिए निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं उससे सुमेलित करना है कि कौन से जो हैं कौन से वाक्य हैं।
तो आप लोग इसका मिलान कीजिएगा तो समझ में हम खा चुके हैं, ये विधिवाचक है। उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया यानी निषेधवाचक है। क्या तुम खा रहे हो प्रश्नवाचक है। तुम खाओ ये आज्ञावाचक है। मिलान कीजिएगा तो विकल्प जो क है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है, आपको बताने हैं कि शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है। तो जहाँ अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग होता हो उसे वहाँ जो है शाब्दिक व्यंजना होता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीर परिधान बीच सुकुमार, खोद रहा मृदुल अधखुरा अंग, खिरा हो जीवी बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। उपयुक्त जो पद्यांश है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो जरा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमरिनी कुल बल्लभ की प्रभा। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद है। ये जो पद्यांश है इसमें कौन सा छंद है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है द्रुत विलंबित छंद आया है। विकल्प क सही हो जाएगा। विभाव क्या है, इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न है। विभाव क्या है आपको बताने हैं कि विभाव क्या है। तो अगर आप विभाव यानी छंद वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो विभाव यानी भाव को उद्बोधन का कारक है। विभाव जो है भाव को उद्बोधन का कारक है। विकल्प क सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बीपीएससी टीजी 2.0 के जूनियर टीजीटी हिंदी के प्रश्नों को करवाया है, यानी 6 to 8 में जो पूछा गया था हिंदी के प्रश्न उसको करवाया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को देखने से पहले उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना अनिवार्य होता है, ताकि आपको एक आइडिया रख सके, एक आकलन कर सके कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आपका कितना सही हुआ है 80 प्रश्न में हमें कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ जो भी आंसर बताया गया है बीपीएससी में ने जो आंसर माना है उसी के अनुसार बताया गया है, तो उसी को मानना होता है। तो आप लोग जो है मेरे साथ इतना देर तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हिंदी जंक्शन चैनल पे बने रहें। हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं और मेरा मार्गदर्शन हमेशा रहता है। हम यही कामना करते हैं कि आप सभी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अगर आप बीपीएससी टीजी 4.0 का हिंदी विषय का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आप पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। और स्टेट के लिए 199 रुपया पेमेंट करना है, तो आपको सारा चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।